गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, आपका इस लेक्चर में स्वागत है। आज की ये वीडियो आपकी क्लास 10th मैथ के ऊपर रहेगी। जैसा कि देखिए हमने कहा था आज के दिन हम मैथ की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैथ में चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। विस्तार में देखिएगा, ऐसा करा देंगे आपको कि आपको जीवन में कोई डाउट रहेगा ही नहीं। मैथ से आपको ऐसा प्यार हो जाएगा, जीवन में मैथ से आपको कभी भी नफरत नहीं होगी। मैथ आपकी इतनी आसान बन जाएगी, जितनी आसान आपकी हिंदी भी नहीं होगी, उससे आसान हम मैथ को बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट है और उस चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं। सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, केवल और केवल काल्पनिक संख्या को छोड़कर। मैंने आपको बताया था जैसे कि 2 क्या है भाई? वास्तविक संख्या है। 3 क्या है? वास्तविक संख्या है। 4/5 क्या है? वास्तविक संख्या है। √5 क्या है भाई? ये भी आपकी एक वास्तविक संख्या है। मैं आपसे बोलूं कि √7 क्या है? वास्तविक संख्या है। मैं आपसे बोलूं आपका 9 क्या है? ये भी वास्तविक संख्या है। और मैं आपसे बोलूं भाई पाई भी क्या है? आपकी एक वास्तविक संख्या है। इस पाई को वास्तविक संख्या भी बोला जाएगा और इस पाई को अप्रीमेय संख्या भी बोला जाएगा। अप्रीमेय संख्या, इसे वास्तविक संख्या से भी प्रदर्शित किया जाता है और इसे अप्रीमेय संख्या भी। लेकिन जो पाई का जो मान है कितना? 22/7। हमेशा इसे क्या बोला जाएगा भाई? परिमेय संख्या। क्या बोला जाएगा भाई? परिमेय संख्या। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जैसे कि √5 आप क्या बोलोगे? सर ये वास्तविक संख्या है, तो मैं आपसे क्या कहूँगा? ये कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होगी। कभी भी अगर √में अगर आपको माइनस की वैल्यू दिखाई दे जाए तो हमेशा याद रखिएगा वो कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होगी। उस संख्या का नाम हमेशा क्या होगा भाई? इमेजिनरी नंबर। क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। इसे हिंदी में काल्पनिक संख्या बोला जाएगा। काल्पनिक संख्या। देखिएगा भाई, इसके बाद हेडिंग है न्यूक्लियड विभाजन प्रमेय। देखिए न्यूक्लियड विभाजक प्रमेय होगी क्या? ध्यान से समझिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है आपकी? न्यूक्लियड विभाजक प्रमेय। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे 5 का भाग देना है, मान लीजिए इस वाली संख्या में मुझे कितने का भाग देना है भाई? 5 का भाग देना है। तो आप कैसे दोगे? सर मान लीजिए यहाँ पर 5 दूनी 10, कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार। कितना बचेगा? 2। कितना उतार लोगे आप? 3। अब 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे 4 बार। कितना बचेगा भाई? 3। कितना उतार लोगे भाई? 4। अब कितनी बार जाएगा भाई? इसमें 6 बार। तो कितना आएगा यहाँ? 30। अब कितना बचेगा भाई? 4। और ये क्या हो गया आपका? शेषफल। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि मुझे इस वाली संख्या का भाग देना है आपको, किसमें? इस वाली वैल्यू में। तो आप क्या करोगे कि भाग देने की कोशिश तो करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ये ऐसी कंडीशन आएगी कि आप पर भाग क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। और उसी भाग को गलत देखने के लिए, सही है या गलत है, उसे हम किसके आधार पर देखेंगे? न्यूक्लियड विभाजक प्रमेय के आधार पर देखेंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूँगी कि भाग सही है या गलत है, तो आप क्या कहोगे? सर पता नहीं कि ये भाग सही है या गलत है, इसे किसके आधार पर देखेंगे? न्यूक्लियड विभाजक प्रमेय। देखिए हमेशा याद रखना, इसे क्या बोला जाएगा भाई? भाज्य। इसे क्या बोला जाता है? भाजक। और इसे क्या बोला जाएगा भाई? भागफल। और इसे क्या बोला जाएगा भाई? आपका जो निकल के आएगा इसे बोला जाएगा शेषफल। तो एक प्रमेय होती है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल
प्लस शेषफल। ठीक है, हमेशा याद रखना भाज्य को प्रदर्शित करेंगे ए से, भाजक को प्रदर्शित करेंगे बी से, भागफल को प्रदर्शित करेंगे क्यू से और शेषफल को किससे प्रदर्शित करेंगे आर से। ठीक है, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा भाई आर। तो क्या बन जाएगी फिर में, तो आप क्या बोल दोगे सर, ए बराबर कितना हो जाएगा बी क्यू प्लस के आर। कितना हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर हो जाएगा। देखिए अब मैं देखना चाहूंगी भाग सही है या गलत है, तो किस प्रमेय का यूज करूंगा भाई, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर का यूज करूंगा। ए कितना है 1 2 3 4, बी कितना है तो आप क्या बोलोगे बी आपका 5 है, क्यू कितना है तो आप बोलोगे 2 4 6 और शेषफल कितना है तो आप बोलोगे 4। 1 2 3 4 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5 6 30 की 0 वहाँ से लगी 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23, 23 5 दूनी 10, 10 और 2 12 और ये कितना आएगा भाई आपका 4 आएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 बराबर 1 2 3 4। तो आपने भाग क्या किया भाई, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर ये वैल्यू इक्वल आ जाए, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए तो भाग सही है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल ना आए, अलग अलग निकल के आए तो आपका भाग क्या है, गलत है। आपने भाग कैसा किया है, गलत किया है। तो ये फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस के कितना भाई शेषफल। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे मान लीजिए किसी 5 का ही भाग देना है, मान लीजिए किसी वैल्यू में देना है इस वैल्यू, तो आप कैसे दोगे, 5 एकम 5, कितना बचेगा भाई 1, कितना उतार लूंगा भाई 4 उतार लूंगा। अब कितना भाग जाएगा, अगर 5 का भाग अगर मैं 14 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा 2, कितना बचेगा भाई 2 बार जाएगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा, कितना बचेगा 4। अब मैं कितना उतारूंगा भाई यहाँ से 2, अब कितनी बार जाएगा ये 8 बार, कितना बचेगा भाई 2 और यहाँ से कितना उतार लूंगा मैं 6। अब कितनी बार जाएगा ये 5 बार, ये 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना बचेगा 1 और ये क्या हो जाएगा आपका शेषफल। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि शेषफल जो हमेशा होगा वो भाजक से हमेशा क्या होगा भाई छोटा होगा। शेषफल हमेशा क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। कहने का मतलब है कि शेषफल हमेशा छोटा होता है किससे, भाजक से। शेषफल हमेशा किससे छोटा होगा भाई, भाजक से। ठीक है, और भाजक हमेशा बड़ा होगा शेषफल से ही। मैं पूछूं भाजक शेषफल से क्या है तो आप बोलोगे बड़ा है, और शेषफल भाजक से क्या है तो आप क्या बोलोगे भाई छोटा है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि अगर भाजक यहाँ पर 5 है, भाजक कितना है भाई यहाँ पर 5, तो शेषफल क्या होगा, तो मैंने कहा कि हमेशा शेषफल भाजक से छोटा होगा। भाई अगर भाजक 5 है तो शेषफल 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है आपका 0 भी हो सकता है भाई। अब देखना जो शेषफल जो निकल के आया वो इसी में से तो कोई एक वैल्यू निकल के आई, तो हमेशा याद रखना भाजक हमेशा, भाजक जो होगा शेषफल से बड़ा होगा और शेषफल हमेशा भाजक से क्या होगा भाई छोटा होगा। इसी के ऊपर शेषफल क्या है आपका याद रख लेना, 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। जी हमेशा आपकी किसकी वैल्यू निकल के आएगी, शेषफल की। किसकी निकल के आएगी, शेषफल। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने इस वाली संख्या का भाग, मान लीजिए मैंने इस वाली संख्या में दिया और मैंने आपसे पूछा कि बताओ शेषफल कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, जो शेषफल होगा हमेशा भाजक से छोटा होगा। और से भाजक कितना है यहाँ पर 12, तो जो शेषफल होगा सर वो 11 भी हो सकता है, 10 भी, आपका 9 भी, 8 भी, 7 6 5 4 3 2 और 1 और 0, इन्हीं में से कोई ऐसी एक वैल्यू होगी जो आपकी क्या कहला आएगी, शेषफल निकल के आएगी। इन्हीं में से कोई ऐसी वैल्यू होगी जो आपकी क्या निकल के आएगी भाई,
शेषफल निकल के आएगी। जैसे जैसे कि भाग आप देख के देखना कि 12 का भाग देना है आपको कितना 24 6 में, तो कितनी बार जाएगा भाई 2 बार, कितना बचेगा भाई आपका 6। तो ये आपका क्या निकल के आ गया भाई यहाँ पर शेषफल। तो शेषफल देखना इन्हीं में से कोई एक वैल्यू निकल के आई है। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई, यहाँ तक ये सारी बात क्लियर हुई, रफ कर दूं, ठीक है भाई। देखिएगा अब आपकी एक्सरसाइज है 1.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 135 और 225 का आपको क्या लेना है भाई HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो देखिए आप इसे 3 तरीके से 3 या 4 तरीके से HCF निकाल सकते हो। पहला तरीका 135 और 225 का आपको क्या देना है भाई भाग देना है, ठीक, भाग नहीं LCM लेना है। तो आप क्या करोगे, कितने से जाएगा 3 से, कितनी बार 3 चौक बार है 3 पंजे 15। अब आप कितने से दोगे भाई, इसमें 3 से दोगे तो 3 एकम 3 3 पंजे 15। अब कितने से दोगे भाई 3 से 5 बार, और 5 से कितनी बार दोगे भाई 1 बार, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें कितने से दोगे भाई 3 से दोगे 7 बार 5 बार, और फिर इसमें कितने के 2 3 से 3 दूनी 6 3 पंजे 15। फिर आप इसमें कितने से दोगे 5 से 5 बार, और फिर 5 से कितनी बार जाएगा भाई 1 बार। HCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में एक जैसी संख्या मिल रही है या नहीं वो देखो। तो देखो 3 मिल गया, ये वाला 3 मिल गया, और एक भाई आपका क्या कहोगे 5। तो HCF कितना निकल के आया आपका 3,3,5। तो कितना हो जाएगा भाई आपका HCF 45। कितना हो जाएगा आपका HCF 45। अब इसी सवाल को आप एक और तरीके से कर सकते हो भाई। मान लो कि ये आपका फर्स्ट मेथड है, इसी को आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हो। देखिए भाई 135 और डिवाइड कितना 225, 135 और 225 का आपको क्या लेना है भाई HCF लेना है। तो आप कैसे लोगे, जो छोटी संख्या आपको दिखाई दे रही है आप इसका भाग हमेशा देना बड़ी वाली संख्या में। कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे एक बार, कितना आएगा 135। चलिए मैं आपसे ये पूछता हूँ, बताइए कि 225 में से 135 गए तो कितने बचे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो भाई। अगर 225 में से अगर 135 गए तो कितने बचे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भाई कितने बचे, कितने बचेंगे भाई। 225 में 100 135 गए तो 90। अब इस 135 का भाग 90 में चले जाएगा, नहीं जाएगा। तो इस 90 का भाग कितने में देना है 135 में, कितनी बार एक बार। कितना बचेगा भाई 45 बचेगा। इस 90 का भाग 45 में चले जाएगा, नहीं जाएगा। तो इस 45 का भाग सबको किस में देना है आपको भाई 90 में देना है। तो कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे 2 बार, ये 90 और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा खत्म। ये जब तक कैलकुलेशन करती रहनी है जब तक शेषफल बिल्कुल खत्म ना हो जाए। तो ऐसी मैंने किस संख्या का भाग किस संख्या में दिया जो शेषफल बिल्कुल खत्म हो गया भाई 45 का भाग दिया, तो मेरा HCF कितना आ गया निकल के 45 45 कितना निकल के आ गया 45। अब देखिएगा इसी सवाल को भाई आप तीसरे नंबर से भी कर सकते हो। तीसरा मेथड देखिए भाई 135 और 225। देखिए इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, आप बोलोगे सर 225। 225 को 135 की फॉर्म में लिखो। 225 को आपको 225 को आपको किसकी फॉर्म में लिखनी है 135 की फॉर्म में लिखनी है। बताओ 225 को आप तोड़ोगे 135 के रूप में तो कैसे टूटेगा। तो आप क्या कहोगे सर 225 को हम लिख सकते हैं 135 इंटू 1 प्लस के कितना 90। अब मैं आपसे कहूँ कि 135 को अगर आप लिखोगे 90 की फॉर्म में तो आप लिखोगे 90 इंटू 1 प्लस के कितना 45।
अब मैं आपसे कहूँ कि 90 को अगर आप लिखोगे 45 के रूप में, तो 45 इंटू 2 प्लस के कितना हो जाएगा भाई, 0। जब तक यहाँ 0 ना आ जाए तब तक ये कैलकुलेशन करती रहनी। तो आपका एचसीएफ कितना आया, तो आप बोलोगे सर एचसीएफ निकल के आया कितना, 45। कितना निकल के आया आपका एचसीएफ, 45। ठीक है, अब इसी सवाल को हम मेथड नंबर 4 से भी कर सकते हैं। देखिएगा भाई, इसी सवाल को कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँ कि 135 और 225 का क्या लेना है, एचसीएफ लेना, तो इनका एलसीएम ले लो। और हमेशा याद रखना, जब भी दो संख्याओं का एलसीएम लेना हो या दो संख्याओं का अधिकतम एचसीएफ लेना हो, तो एचसीएफ में आप ऐसी संख्याएं देखेंगे ये दोनों संख्या किसी एक ही संख्या से विभाजित हो रही हो। एचसीएफ में आप क्या देखोगे, कोई ऐसी संख्या जो दोनों एक ही संख्या से विभाजित हो जाए। तो आप क्या बोलोगे सर, तीन, तीन इससे भी 3 में भाग इससे भी जा रहा है, और 3 में भाग भाई 3 में भाग इससे भी जा रहा है। ठीक है, दोनों में कितने से भाग जा रहा है, 3 से। तो 3 दोनों को क्या कर रही है भाई, विभाजित कर रही है। अगर मैं 3 का भाग इसमें दूंगा तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे कितना हो जाएगा भाई, 15। अब कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर रही हो, बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए भाई जल्दी। ऐसी कोई संख्या है जो आपकी 45 और 75 दोनों को विभाजित कर रही हो, तो आप क्या बोलोगे सर, 3 से ही दोनों को विभाजित करेगी। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रही हो, आप बोलोगे सर 5, 5 को इसको भी विभाजित कर रही है और 5 इसको भी विभाजित करिए। अब कोई ऐसी संख्या है जो 3 और 5 को विभाजित कर रही हो केवल एक को छोड़कर। एक आपकी ऐसी संख्या है जो इसको भी विभाजित करेगी, इसको भी विभाजित करेगी। एक को छोड़कर कोई ऐसी संख्या है आपकी जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, तो आप क्या बोलोगे सर, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। ये आपका 3 से विभाजित होगा, ये आपका कितने से विभाजित होगा, 5 से। 3 और 5 में कोई ऐसी संख्या नहीं है वो संख्या आपकी 3 को भी विभाजित करे और वही संख्या आपकी 5 को भी विभाजित कर दे। तो जो आपका एचसीएफ होगा वो एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई आपका, तो आप बोलोगे 3,3,5। तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 15 तिया 45। तो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा भाई, 45 आ जाएगा। तो देखिए एचसीएफ के मैंने आपको 4 तरीके बता दिए। एचसीएफ को आप ऐसे भी कर सकते हो, एचसीएफ को आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, एचसीएफ को आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, और एचसीएफ को आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। तो मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं एचसीएफ निकालने के। आपको जिस प्रकार भी एचसीएफ, जिस तरीके से अच्छा लगा हो, आप उस प्रकार से एचसीएफ को निकाल सकते हो। ठीक है भाई, देखिएगा अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। देखिए हमें बताना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आप इसे इम्पोर्टेंट डाल सकते हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड भाई बेस है इसमें पूरा। देखिए किस ग्रुप का होता है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के ग्रुप का होता है। आपको ये क्या करना है भाई, बताना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो आपका 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, माना कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या
ठीक है भाई, कितनी मान ली मैंने x। आप जानते हो भाई, आप जानते हो, क्या जानते हो भाई, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का। क्या जानते हो भाई आप, न्यूक्लियर विभाजक प्रमेय का। क्या होती है भाई न्यूक्लियर विभाजक प्रमेय का, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। ठीक है, तो देखो इस ए को आप नहीं लोगे क्योंकि आपने कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कितना माना है, एक्स। तो यहाँ पर ए को ना लेके आप क्या लोगे भाई, एक्स। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। अब आप देखिए यहाँ बी क्यू है तो यहाँ भी क्यू है, यहाँ आर है तो यहाँ पर आर की वैल्यू है, यहाँ बी है तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपको 6। तो कहने का मतलब है कि भाजक आपको कितना दिया हुआ है भाई, 6। मैंने आपको एक बात बताया था, जब भाजक अगर आपको दिया हो तो शेषफल आप पता कर सकते हो। जो शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से क्या होगा भाई, छोटा होगा। जब यहाँ पे आपको भाजक 6 दिया है तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल। तो आप बोलोगे सर शेषफल जो होगा वो होगा 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन वी। वी की वैल्यू कितनी है भाई, जी है। तो शेषफल बराबर आर बराबर 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपके क्या होंगे भाई, शेषफल होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए भाई, x बराबर बी की वैल्यू कितनी है, 6 क्यू प्लस आर। ठीक है, मैंने क्या कहा यहाँ पर, बी की वैल्यू रख दी। बी की वैल्यू कितनी है, 6। तो बी की वैल्यू को मैंने इसमें रख दिया, तो x बराबर कितना आ गया आपका, 6 क्यू प्लस आर। अब जहां r बराबर 0 हो तब, तो आप क्या करोगे सर, x बराबर 6 क्यू प्लस 0। अब जहां r बराबर 1 हो तब, तो आप क्या करोगे सर, x बराबर 6 क्यू प्लस 1। आप जहां r बराबर 2 हो तब, तो भाई x बराबर कितना हो जाएगा, 6 क्यू प्लस के 2 होगा या नहीं। ऐसे ही भाई जहां r बराबर 3 हो तब, और ऐसी ये वैल्यू हमें कितने तक लेनी है भाई, ये वैल्यू हमें 5 तक लेनी है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 3। और जहां r बराबर 4 हो तब, r बराबर कितना हो भाई, 4 हो तब, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 6 क्यू प्लस के 4। और भाई जहां r बराबर 5 हो तब, तो भाई x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 6 क्यू प्लस के 5। देखना भाई, एक x की वैल्यू ये निकल के आई, एक x की वैल्यू ये आई, और एक x की वैल्यू आपकी ये निकल के आई। एक x की वैल्यू ये और एक x की वैल्यू ये। अब देखा ना, 6 क्यू प्लस 1, तो इसमें है भाई, है कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 के रूप का होगा। 6 क्यू प्लस 3, भाई 6 क्यू प्लस 3 है, हाँ भाई कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 3 के रूप का भी होगा। और भाई 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5 है भाई, हाँ कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 5 के भी रूप का होगा। तो आप लिख दोगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। कितने के रूप का होता है भाई, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। भाई बात क्लियर हुई, समझ में आया किस प्रकार से हमने इस सवाल को किया। तो ऐसे ही हम आपके और अपडेट से अपडेट, देखिए मैं आपके अपडेट से अपडेट क्वेश्चन ऐसे ही लाता रहूँगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन फिलहाल में अपडेट तो नहीं है, ये एक्सरसाइज ये क्वेश्चन कट गया है, लेकिन मैंने करा क्यों दिया, क्योंकि आपके बेस पर आधारित है। जितना मैंने आपको अभी तक जो बेस कराया, इसमें वही मैंने आपको ये वैल्यू भी बताई, इसमें मैंने आपको ये वैल्यू भी बताई, मैंने आपको ये भी बताया कि 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन 6, अगर भाजक हमेशा शेष बल से भरा हो तो आर की वैल्यू कैसे लेंगे। तो जो बेस पर आधारित क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने आपको करा दिया, जिससे कि आपका बेस क्या हो, एकदम स्ट्रांग हो और आप यूपी बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सको। ठीक है, तो आगे की वीडियो हमारी कल आएगी, लाइव रहिएगा सब लोग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, शेयर भी कीजिए भाई, कमेंट भी कीजिएगा और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।